गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाइए। जी सर। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी सर, मेरा नाम आशीष कुमार है। मैं पलामू ज़िले के सतबरवा प्रखंड का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी 10वीं की परीक्षा सर्वोदय हाई स्कूल सतबरवा से और बीटेक नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। आशीष जी, ये सर्वोदय का अर्थ क्या होता है? सर्वोदय का अर्थ है सबका उदय, सबका विकास। सर्वोदय का अर्थ सबों के विकास। ये बताइए कि आपने पढ़ाई किया है, आप सर्वोदय योजना का नाम? सर्वोदय योजना सर जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। सर्वोदय प्लान उन्हीं के द्वारा यह दिया गया था। और आपने जो है वो बीटेक किया है? जी सर। तो बीटेक और सिविल सर्विस का सामंजस्य कैसे स्थापित होगा? सर, बीटेक करने के बाद मैं तकनीकों से काफ़ी सहज रहा हूँ और बीटेक करने के बाद मैं कई चीज़ों को जैसे प्रॉब्लम हैंडलिंग और अन्य चीज़ों पे बहुत अच्छे से कमांड है मेरा। साथ ही साथ जो अभी वर्तमान में ई गवर्नेंस की चीज़ें हैं या टेक्नोलॉजी का जो प्रशासन में उपयोग है, इन सब को लेकर के मैं बड़ा सहज महसूस करता हूं सर। इसके कारण मैं सिविल सेवा में अपनी भूमिका अच्छे से निभा सकता हूं। आप पलामू ज़िले से? जी सर। करते हैं। ये पलामू कोई जगह का नाम है? सर, पलामू एक्चुअली प्रमंडल का नाम है और ज़िले का नाम है, लेकिन वास्तव में पलामू नाम का कोई लोकेशन प्रिसाइजली नहीं है सर। अच्छा, ये मेदिनी नगर? जी सर। क्यों नाम दिया गया? सर, मेदिनी नगर वहाँ के पूर्व राजा चेरो वंश के जो राजा मेदिनी राय थे, उनके नाम पर ये नाम, राजा मेदिनी राय के नाम पर मेदिनी नगर पड़ा। अच्छा, तो क्या अभी मेदिनी नगर बोला जाता है या पलामू बोला जाता है? सर, बेसिकली ज़िले का नाम तो पलामू ही है, परंतु डाल्टनगंज जो उसका मुख्यालय हुआ करता था उसका नाम बदल करके और मेदिनी नगर रखा गया है। और वर्तमान में ऑफिशियली मेदिनी नगर तो यूज होता है, लेकिन सामान्यतया बोलचाल की भाषा में आज भी डाल्टनगंज शब्द का इस्तेमाल होता ही है सर। ये अच्छा बताइए, डाल्टनगंज नाम, और तो डाल्टन कौन थे? कर्नल डाल्टन छोटा नागपुर के कमिश्नर हुआ करते थे ब्रिटिश शासनकाल में, तो उनके नाम पे डाल्टनगंज इसका नाम पड़ा था सर। अच्छा, ये बताइए, आपके पलामू प्रमंडल के हैं, इसी में आपका नेतरहाट है और बेतला है। जी सर। ये पर्यटन के दृष्टिकोण से इसमें कैसा अभी स्थिति है? सर, पर्यटन के दृष्टिकोण से ये जगह झारखंड में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पे कई टूरिस्ट जो है सो घूमने आते हैं। यहाँ पे पहली टाइगर सफारी बनाई जा रही है। इसके अलावा यह क्षेत्र एक विशेष रूप से कहा जाए सर तो बड़े पैमाने पे पर्यटन का केंद्र बन सकता है। जैसे यहाँ पे सिर्फ नेतरहाट और बेतला ही नहीं है सर, इसके आसपास भी कई और क्षेत्र हैं जहाँ पे पर्यटन स्थलों का विकास किया जा सकता है और वर्तमान में किया भी गया। कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर किया जा सकता है, या कोई ऐसा प्लान अभी झारखंड सरकार के द्वारा चल रहा है जिससे कि पलामू, बेतला और पलामू का किला, बेतला और नेतरहाट जैसे कॉरिडोर का, पर्यटन कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट कुछ अवधारणा लाया गया है? जी सर, अभी पर्यटन के विकास के लिए नेतरहाट टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है और उसी के तहत उस आसपास के क्षेत्र में जिसमें सरयू और महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य, नेतरहाट, लोध फॉल, केचकी, पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू किला इत्यादि को एक सर्किट में जोड़ा जा रहा है और मुख्य राजधानी से भी इसके टूरिज्म को जो बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात की गई है। अच्छा, एक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है। जी सर। अच्छा, ये बताइए, आप नेतरहाट से नज़दीक में है, नेतरहाट की विशेषता क्या रही है सर? और इसका इतिहास क्या रहा है? सर, नेतरहाट बेसिकली देखा जाए तो 1100 मीटर हाइट पे बसा हुआ एक स्थल है। झारखंड में समुद्र तल से लगभग इसकी ऊंचाई 1100 मीटर है। यहाँ पे
अनानस के बागान जो है, नाशपाती के बागान पाए जाते हैं सर। और ये काफ़ी मौसम यहाँ का सुहावना रहता है सर। ये नाशपाती के बागान की जो बात कर रहे हैं, क्या ये क्लाइमेट उसके लिए है या पहले से रहा है या इसको डेवलप किया गया है? नहीं सर, यहाँ मूल रूप से नाशपाती का पहले से स्कोप रहा है और ये अंग्रेज़ों के टाइम से ही डेवलप किया गया था ये बागान। ये बताइए, यहाँ नेतरहाट स्कूल भी है? जी सर, नेतरहाट। ये बताइए, पूरे झारखंड में छोड़ करके ये नेतरहाट स्कूल वहीं पर स्थापित किया गया है और कब स्थापित किया गया? सर ये 1954 में चार्ल्स नेपियर के द्वारा स्थापित किया गया था। क्यों ऐसा आप कल्पना कर सकते हैं, क्यों वहाँ स्थापित किया गया? सर कि 1954 में नेतरहाट, जैसा कि झारखंड है कि पूरे जंगल झाड़ों का प्रदेश था, 1954 आप कल्पना करेंगे वह क्षेत्र काफ़ी ही सघन वनों से आच्छादित था। ऐसी स्थिति में नेतरहाट स्कूल को वहाँ स्थापित करना क्या उद्देश्य हो सकता है? सर ऐसा सुनने में आया है कि अगर आप कहें तो मैं उस पर कोशिश करूं बताने की। जैसा कि पता चला था सर कि वहाँ पे उड़ीसा के गवर्नर एक डाक बंगला का निर्माण कराए थे और काफ़ी लोग वहाँ छुट्टियाँ बिताना पसंद करते थे और उस लोकेशन को देखते हुए वहाँ पे ये विद्यालय की स्थापना की गई थी। मतलब क्लाइमेट के दृष्टिकोण से। अच्छा, ये आप एक चीज़ और बताइए कि आप पलामू के रहने वाले हैं। जी सर। ये पलामू का भाषा, पलामू का कल्चर, पलामू का क्लाइमेट झारखंड से थोड़ा अलग है। जी बिल्कुल सर। तो फिर भी झारखंड वहाँ कहता है कि वो बिहार का अंग होना चाहिए, क्लाइमेट के आधार पर या फिर कल्चर के आधार पर या भाषा के आधार पर। आप क्या महसूस करते हैं, झारखंड में इसको रखना चाहिए या फिर बिहार का पार्ट होना चाहिए? सर अगर देखा जाए तो झारखंड एक पठारी क्षेत्र है और जो पलामू की जलवायु है वो भी उपमहाद्वीपीय क्षेत्र की है, पलामू भी पठारी क्षेत्र है। तो मुझे तो ऐसा लगता है सर कि झारखंड में रहना इसके लिए उपयुक्त है। हालांकि बोली में सर बिहार की भाषाएं जैसे भोजपुरी और मगही की साम्यता पाई जाती है, लेकिन सिर्फ बोली के आधार पर किसी राज्य में शामिल होना मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता। अच्छा, एक क्या और बताइए, आप पलामू के हैं, ये पाट प्रदेश क्या होता है? पाट प्रदेश एक्चुअली समतल पहाड़ी भाग के समतल क्षेत्र को पाट क्षेत्र कहा जाता है सर। तो आप ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से बताइए इसको पाट ही क्यों कहा गया? सर एक्चुअली पाट क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो जो पहाड़ और पठार पाए जाते हैं वो संप्राय मैदान के रूप में पाए जाते हैं, संप्राय पठार हैं। मतलब ज़्यादा ढलान और ज़्यादा ऊंच नीच नहीं पाया जाता, ये समतल की तरह प्रतीत होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, ऑप्शनल लैंग्वेज? मेरा ऑप्शनल लैंग्वेज खोरठा है। अच्छा, तो आप खोरठा जो है इसका आप कह सकते हैं कि खोरठा का जो क्षेत्र है, जी सर, केंद्रीय स्थल जो है वो किस क्षेत्र है? सर गढ़िया क्षेत्र अगर हम बात करते हैं तो ये पारसनाथ पहाड़ के आसपास के क्षेत्र, जिसमें गिरिडीह बोकारो का कुछ क्षेत्र आता है और हजारीबाग का कुछ क्षेत्र आता है, बिशनगढ़ वगैरह का, तो ये गढ़िया क्षेत्र में माना जाता है सर। ये मूल रूप से खोरठा। अच्छा, ये पलामू में जैसे वहाँ खोरठा चलती है या सर पलामू ने जो कैसे चयन किया? पलामू के कुछ हिस्से में खोरठा बोली जाती है सर, और खोरठा का चयन करने के पीछे का मेरा दो उद्देश्य है। मेरा संबंध पूरा शुरुआत में हजारीबाग से भी रहा है सर, जिसके कारण मैं खोरठा में काफ़ी सहज था। दूसरी बात कि खोरठा भाषा में भोजपुरी और मगही का भी प्रभाव पाया जाता है, जो कि साम्यता रखती है। ये आप खोरठा भाषा साहित्य का चयन किया है, आप राजा दलील सिंह को भी खोरठा में साहित्यकार के रूप में देखा जाता है। जी सर। तो इनकी कुछ रचनाएं हैं, तो नाम बताइए। सर इनकी रचनाएं शिव सागर है और रघुवर विनय, एक जो इनकी रचना है, ये दो रचनाएं जो है सो
आदिकाल की रचनाएं मानी जाती हैं और इन्हें प्रथम रचना के तौर पे भी जाना जाता है। खोरठा लिटरेचर में आपको कौन सा साहित्यकार ज़्यादा आपको प्रभावित करता है? सर अगर मैं बात करूं तो श्रीनिवास पामरे जी की जो रचनाएं हैं वो काफ़ी प्रभावित करती हैं। इसके अलावा खोरठा साहित्य में ए.के. झा जी का जो योगदान रहा है उससे मैं भी काफ़ी प्रभावित रहा। आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी सिंगिंग है सर। सिंगिंग? जी सर। अच्छा, ये सिंगिंग में कौन सा सिंगिंग आपको ज़्यादा? सर मुझे शास्त्रीय संगीत भी पसंद है सर, गीत, गज़ल और ठुमरी, इन सब में मेरी रुचि है सर। ये बताइए कि झारखंड में जो क्षेत्रीय सिंगिंग है, क्षेत्रीय है, उसमें कुछ वाद्य यंत्र का नाम? झारखंड में वाद्य यंत्र में एक तारा है, सींगा है, मांदर है, केंद्री है, भुआंग है, इस तरह से कई वाद्य यंत्र। अच्छा, ये एक झारखंड में बताया जाता है कि झारखंड में कहता है कि मांदर के छाप जो है, आवाज़ जो है, जहाँ तक सुनाई पड़े वह झारखंड है। ये कौन से विद्वान का ये कथन है? सर ये वर्तमान में तो याद नहीं है, परंतु जैसा प्रतीत हो रहा है ये संभवतः रामदयाल मुंडा सर की। रामदयाल मुंडा? जी सर। रामदयाल मुंडा जी के बारे में आप कुछ बताइए बोर्ड को। सर रामदयाल मुंडा एक चिंतक कह सकते हैं, एक विद्वान कह सकते हैं, जिन्होंने आदि धर्म जैसी विचारधाराओं पर किताब लिखी है। आदि धर्म और अन्य जनजातीय भाषाओं के बारे में उनका योगदान काफ़ी अच्छा रहा है। जैसे झारखंड में कहा जाता है कि खास करके जामताड़ा जो है, ये एरिया में साइबर क्राइम ज़्यादा पाया जाता है। जी सर। अगर आप इंजीनियरिंग भी किए हैं। जी सर। और साइबर क्राइम कहीं ना कहीं आईटी का ही, तो इसको आप कैसे नियंत्रण स्थापित करें? सर पहली बात तो जो साइबर क्राइम होता है ये आर्थिक अपराध होते हैं जो कि डिजिटल माध्यम से किए जाते हैं, और इसका एक कहीं ना कहीं जन जागरूकता का अभाव है और जो मुख्य विचारधारा से भटके हुए लोग हैं। तो पहली बात कि सर हम लोगों को एक जन जागरूकता फैलाना चाहिए। दूसरी बात स्पैम और डिजिटल जो बैन किए जाते हैं उन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नेटवर्क बैजिंग जैसे किया जाता है उस तरीके की चीज़ों का हम इस्तेमाल करके और फ्रॉड कॉल वगैरह से संबंधित जागरूकता अभियान चला करके। ऐसा कोई कानून है जो साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए लाया गया है? जी सर, ये समय समय पर साइबर क्राइम के लिए कई कानून लाए जाते हैं। जैसे साइबर सुरक्षा अधिनियम 2021 में भी लाया गया था, जिसके तहत साइबर कानून को और भी सख्त और मजबूत बनाया गया था, जिसमें मतलब डीप फेक वीडियो वगैरह को भी ऐड किया गया था। पूर्व में ऐसा आप बताइए कि ये जैसे बोलते हैं जागरूकता या एक्ट तो लाया गया है, एक्ट तो सरकार ने लाई है, जागरूकता भी अभियान भी चलाया गया है, लेकिन अक्सर इसमें हम देख रहे हैं कि आप जो केस स्टडी में आप देखेंगे कि बहुत अच्छे एजुकेटेड पर्सन या अच्छे पोस्ट ओहदे वाले भी जो है साइबर क्राइम के शिकार बन जा रहे हैं। जी सर। ये सर ऐसा है कि बहुत सारे लोग विभिन्न तरह के परेशानियां या फिर मानसिक रूप से कभी किसी और तरफ विचार सोच रहे होते हैं। इस दरमियान अगर कोई फ्रॉड कॉल आता है या हो सकता है कि वो बहुत भोले भाले लोग हैं जिनके पास विश्वास कर लेते हैं, और इस विश्वास के कारण जो है नहीं, मेरा प्रश्न है आशीष जी कि जैसे आपने कभी सुना होगा कि एक डॉक्टर थे और डॉक्टर जो है काफ़ी आप जानते हैं कि एजुकेटेड हैं, वो भी जो है करोड़ों रुपए का उनके जो है साइबर क्राइम का वो उनसे हुई। सर इस केस में डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती है, या डेटा का जो है सो
डिजिटली एनालिसिस करके आजकल सिर्फ OTP और विभिन्न माध्यम ही नहीं है सर क्राइम करने के लिए। आजकल नवीन एक और प्रश्न है आपसे, आप पलामू के रहने वाले हैं। जी सर। झारखंड में अभी जैसे हम लोग जून के महीने में चल रहे हैं। जी सर। और उस पलामू एरिया में हीट वेव अधिक होता है, तो आप वहाँ नज़दीक से आपने फील किया है, ये कैसे वहाँ पर मानव ही नहीं अन्य जानवरों के लिए भी जो है वो क्या उपाय किया जा सकता है जिससे कि हीट वेव से बचा जाए? सर हीट वेव के लिए अगर बचने की बात करें तो पहले बात कि हमें सघन वृक्ष और लगाने होंगे, पेड़ों की संख्या बढ़ानी होगी। हालांकि वैसा मौसम वहाँ पाया जाता है जो मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु, एक तरह से हम कह सकते हैं कि मरुस्थलीय जलवायु पाई जाने लगी है। तो ऐसे में घरों से निकलने पे भी थोड़ा पाबंदी वगैरह लगाया जाना एक उचित विकल्प हो सकता है सर। जैसे वहाँ पर हम देख सकते हैं कि जानवर होते हैं वो भी पानी के अभाव में मृत हो जाते हैं, पंछियाँ भी जो है वो भी जो है पानी के अभाव में, कई पक्षी ऐसे आते हैं जो, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? सर पंचायत और विभिन्न पंचायत स्तर पे और ग्राम स्तर पे विभिन्न तरह के तालाब या पानी की व्यवस्था कराई जानी चाहिए, जैसे कि टाइगर रिजर्व के आसपास के क्षेत्रों में ये कराई जाती है। तो उसी प्रकार की व्यवस्था अगर हम बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में भी करते हैं तो इससे पशु पंछी के लिए भी बहुत सुविधाजनक होगा सर। सरकार के द्वारा कोई ऐसी योजना जिससे कि वो जल संग्रहण, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, डोभा निर्माण योजना। ये डोभा किस योजना से चलता है? डोभा क्या होता है? डोभा एक छोटा 100 बाई 100 फीट का तालाब का छोटा तालाब का रूप होता है। तो वो कहीं ऐसा नहीं हुआ, ये आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ही? रेन वाटर ठीक है। और एक आप यहाँ झारखंड में रहने वाले हैं, झारखंड के ट्राइबल कल्चर को आप समझते होंगे? जी सर। ये बताइए कि यहाँ पर जनजातियाँ कितनी हैं? यहाँ पे कुल 32 जनजातियाँ हैं, जिसमें से 8 आदिम जनजातियाँ। ये बताएंगे जनसंख्या के आधार पर जनजातियों का क्रम? सर पूरे जनजातियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन शुरुआत से अगर देखा जाए तो संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खरवार, ये क्रम तक मुझे पता है। एक लास्ट प्रश्न आपसे। जी सर। झारखंड में शराब घोटाला, जी सर, है ना, अभी काफ़ी जो है अखबारों में आपने देखा होगा या सोशल मीडिया में, इसके विषय में क्या जानकारी है आपको? सर शराब नीति से संबंधित कुछ इस पे चर्चा चली थी, ठीक है, हालांकि पूर्ण रूप से मुझे अभी इसके बारे में पता भी नहीं है सर। तो आपकी 26 की प्रायोरिटी क्या है? सर मेरी सर्विस की प्रायोरिटी प्रथम में झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, द्वितीय में झारखंड पुलिस सर्विस है। अच्छा, तो ये आपकी प्रशासनिक सेवा में ज़्यादा आप? जी सर। अच्छा, ये झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में आप क्या जानते हैं? सर मैया सम्मान योजना जो है वो 2024 के अगस्त महीने से लागू की गई थी। इसमें शुरुआत में 1000 रुपये प्रति लाभुक दिए जाते थे हर महीने, जिसे बढ़ा करके और दिसंबर 2024 से 2500 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं। और ये महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ी योजना है, जिसमें झारखंड सरकार लगभग 65 लाख महिलाओं को आर्थिक समृद्धि। क्या इसकी योग्यता है, क्या योग्यता? इसमें 18 से लेकर के 50 वर्ष की महिलाओं को इसके लाभ के पात्र माने जाते हैं, जिसमें वो रोजगार नहीं कर रही हों, जैसे कोई सरकारी क्षेत्र में जुड़ी हुई नहीं हो, और जिनकी जो BPL परिवार से आती हों, ये सब क्राइटेरिया है। आपकी हॉबी क्या है? सिंगिंग। आशीष, ये बताइए कि
कल बिरसा मुंडा का कैमी पुण्यतिथि है? सर ये 150वीं पुण्यतिथि है। बिरसा मुंडा के से संबंधित कोई 4 स्पॉट स्थल? सर प्रथम उली हातू जो उनका गांव हुआ, दूसरा कोकर, रांची का कोकर डिस्लरी पुल जहां उनका समाधि स्थल है, तीसरा डोंबारी गुरु जहां से उन्होंने उलगुलान का नींव रखा था, चाईबासा जहां से उन्होंने स्कूलिंग की थी। इसके अलावा रांची का केंद्रीय कारागृह जहां पे उन्हें कैद करके रखा गया था। सर वन नेशन वन कार्ड क्या है? सर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2011 के अनुसार देश के सभी वर्ग को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए जो खाद्य सुरक्षा के तहत राशन वितरण होता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत, उसका लाभ वो देश के किसी भी कोने में रह करके किसी भी जगह से रहने वाले हों ले सके। इसे ही वन राशन वन कार्ड कहा जाता है, वन नेशन वन कार्ड योजना कहा जा रहा है। वन नेशन वन कार्ड योजना झारखंड में कहाँ तक सक्सेस है? सर झारखंड के दृष्टिकोण से देखा जाए सर तो ये योजना काफ़ी लाभदायक होगी, क्योंकि यह क्षेत्र पलायन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे पलायन की संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ के लोग विभिन्न शहरों में और राज्यों में मजदूरी का काम करने जाते हैं, जहाँ पे उन्हें खाद्य सुरक्षा की नितांत आवश्यकता भी होती है। अगर ऐसा लागू होता है तो पंजाब, हरियाणा, केरल, कर्नाटक विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं वो इस योजना का पूर्णतया लाभ लेंगे और उनका खाद्य सुरक्षा का जो लक्ष्य है सरकार का वो पूरा होगा। सर झारखंड में ये योजना पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं है, लगातार ये न्यूज़पेपर में आ रहा है। जी सर, क्या कारण है कि सक्सेस नहीं हो पा रहा है? झारखंड में विभिन्न तरह के कारण हो सकते हैं सर। पहला कि भौगोलिक पहुंच, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे पहुंचना बहुत मुश्किल होता है सर। दूसरा बात डेटा का अनियमितता, डेटा में अनियमितताएं जो होती हैं उसमें। तीसरी बात नेटवर्क क्षेत्र का दूर होना। कई ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा देखा जाता है सर कि बायोमेट्रिक सिस्टम से जब राशन दिए जाते हैं, ऐसे में क्या होता है कि उस क्षेत्र में नेटवर्क की उपलब्धता नहीं पाई जाती है, जिससे भी बहुत लोग असमर्थ होते हैं। अभी हाल ही में भारत के कौन बहुत विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु हुई थी? सॉरी या राजनीतिक क्षेत्र के कोई विशेष? सर के कस्तूरी रंगन कौन थे? के कस्तूरी रंगन नई शिक्षा नीति के ड्राफ्टमैन थे और नई शिक्षा नीति पॉलिसी के वो आयोग के मुख्य अध्यक्ष वही थे। अभी हाल ही में भारत जो है वो G7 का बैठक होने वाला है कनाडा में, वहाँ उसको आमंत्रित किया गया है। जी सर। इस बैठक में आने के लिए तो पहले तो ये कार्यक्रम था कि भारतीय प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे, फिर अभी ऐसा हुआ कि नहीं भारतीय प्रधानमंत्री जाएंगे, तो ऐसा क्यों हो रहा है इस तरह से? सर पहली बात कि पूर्व में ये जब बैठक कनाडा में आयोजित होने वाली थी तो भारत के आमंत्रण को लेकर के भी संदेह था कि किसके द्वारा इन्हें आमंत्रित किया जाता है, आमंत्रण मेज़बान देश के द्वारा आता है या किन्हीं और के द्वारा। और चूँकि कनाडा के साथ हमारे संबंधों में थोड़ी अभी खटास आई हुई है, जिसके कारण जो है सो भारत
अपना एक टेक रखा था कि हम इस क्षेत्र में जाएं या ना जाएं, लेकिन जब जस्टिन ट्रूडो का आमंत्रण आता है, जस्टिन ट्रूडो के द्वारा जब यह आमंत्रण दिया जाता है तो इसे देश के द्वारा स्वीकार किया जाता है। भारत चूँकि G7 का सदस्य देश नहीं है, फिर भी भारत को क्यों आमंत्रित किया जाता है? सर, G7 देशों के द्वारा भारत का आमंत्रण भारत की वर्तमान स्थिति को और वैश्विक महत्व को प्रदर्शित करता है। भारत वर्तमान में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है और भारत का अन्य देशों के साथ जो संबंध है उसको लेकर के भी G7 देश चाह रहे हैं कि भारत के साथ संबंध जो है वो मजबूत किया जाए। हाल ही में सुनीता विलियम्स एस्ट्रोनॉट के रूप में अंतरिक्ष में गई थी। जी सर। अभी उनके बाद एक भारतीय को भी एस्ट्रोनॉट के रूप में भेज रहा है अमेरिका, नासा। तो वो कौन व्यक्ति है, उसका क्या नाम है? सर, नाम मुझे वर्तमान में याद नहीं है सर। झारखंड में जहाँ तक देखा जा रहा है कि डेली ये रेगुलर परसों भी आया, कल भी आया, आज भी पेपर में आ रहा है कि हाथियों का अटैक लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहा है। जी सर। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? सर, जो गर्मियाँ बढ़ रही हैं इसके कारण उनके पेयजल की समस्या उत्पन्न हो रही है। दूसरी बात कि उनके प्राकृतिक आवास में जो हस्तक्षेप हो रही है विभिन्न कारणों से, इसके कारण हाथियों का प्रवेश जो है सो शहरी क्षेत्र या फिर जो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं उनमें होते जा रहा है सर। दूसरी बात, जंगल की आग भी एक कारण होती है सर। महुआ का फूल और ये सब कई कारण झारखंड में है सर, जिसके कारण हाथियों का बसावट वाले क्षेत्रों में प्रवेश होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या व्यवस्था गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है? सर, एलिफेंट कॉरिडोर का निर्माण किया जाना दलमा टाइगर रेंज में। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में हाथी पाए जाते हैं उस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप को कम किया जाने का एक नियम लगाया गया है। वन्य जीव अधिनियम के तहत उनके आवास में हस्तक्षेप कम हो, इसकी व्यवस्था की जा रही है। ठीक है आशीष, थैंक यू सर। तो अभी की फीडबैक मिल जाएगा क्या सर? हाँ, ले लो, खाली बोल। टूटा फूटा देंगे।